भारत के पर्यावरण और संरक्षण की संकल्पना अपने आप में वैश्विक संरक्षण की संकल्पना से अलग है। हम हनुमान हुए तो संजीवनी बूटी से पहचाने गए, हम हाजी अली हुए तो समुद्रों से पहचाने गए। हम शुद्धि पे भी ध्यान करते हैं, हम बौद्धिकता पे भी ध्यान देते हैं, हम सांस्कृतिक विकास पे भी ध्यान देते हैं, हम पर्यावरणीय विकास पे भी ध्यान देते हैं। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मैं रहबर नवाज आपके इस एग्जाम 30 के यूट्यूब चैनल पर आज लेकर के आया हूं इन्वायरमेंटल एक्ट्स, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। और आज हम ये भी जानते हैं कि आज 5 जून का दिन है। हो सकता है ये वीडियो एक दिन आगे पीछे भी आपको मिल सकती है, लेकिन आज जिस वक्त मैं ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 5 जून 2023 है और आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, जिसका थीम रखा गया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की जो थीम है उसके साथ पर्यावरण को पुनर्निर्माण करना, पर्यावरण का पुनः संरक्षण करना, और साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को जो देश होस्ट कर रहा है वो आइवरी कोस्ट है, जो नीदरलैंड के साथ मिलकर के इसको होस्ट कर रहा है। आइए इस थीम के आधार पे हम जाने इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। आप देखेंगे कि पेपर में अगर प्रश्न इन्वायरमेंटल एक्ट से आता है तो इसी वीडियो से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी देश में पर्यावरण के संरक्षण की अलग अलग संकल्पना हो सकती है, लेकिन भारत के पर्यावरण और संरक्षण की संकल्पना अपने आप में वैश्विक संरक्षण की संकल्पना से अलग है। भारत की सभ्यता और संस्कृति, उसने इस प्रकार से अपने आप को पर्यावरण के साथ जोड़ लिया कि नदियां जहां से उद्गमित हुई हमने उनका पूजन किया। नदियां जहां पे समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं हम उनका पूजन करते हैं। हम महात्मा बुद्ध हुए तो वनों से हुए, हम हनुमान हुए तो संजीवनी बूटी से पहचाने गए, हम हाजी अली हुए तो समुद्रों से पहचाने गए, हम बिश्नोई आंदोलनों में महिलाओं के द्वारा और गौरा देवी चिपको आंदोलन के द्वारा हमने पर्यावरण के संरक्षण का एक नया मानक उत्पन्न किया। जब जब सत्ता में बैठने वाले लोग पर्यावरण का ह्रास करने के लिए आए तो आम जनमानस ने पेड़ों से लिपट करके पर्यावरण के संरक्षण की बात कही और अपने आप को निछावर कर दिया है। ये भारत की भूमि है जहां पर रहने वाले लोग, वहां की सभ्यता और संस्कृति अपने आप में पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें प्रेरित करती है। सुबह सुबह उठ करके हमारे घरों की माताएं पीपल वृक्ष के ओर पूजन अर्चन की थाली लेकर के पहुंचती हैं। ये पीपल के संरक्षण की बात लोग कहते होंगे, पश्चिम कहता होगा कि ये पीपल के पूजन की क्या अवधारणा हो गई, ये वृक्षों के पूजन की अवधारणा क्या हो गई। तो शायद जब उस पश्चिम ने ये प्रश्न किया होगा तो उसी ने ये उत्तर नहीं ढूंढा होगा। जब ये उत्तर ढूंढ लिया पश्चिम ने कि सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन पीपल के वृक्ष से होता है, तो भारतीय पुरातन सभ्यता और संस्कृति ने पीपल की पूजा करनी शुरू कर दी ताकि उसको कोई काट ना सके, उसको छित विछित ना कर सके। ये भारतीय अवधारणा है जिसने हमेशा शुद्ध मन से बुद्ध तक पहुंचाया है। हम शुद्धि पे भी ध्यान करते हैं, हम बौद्धिकता पे भी ध्यान देते हैं, हम सांस्कृतिक विकास पे भी ध्यान देते हैं, हम पर्यावरणीय विकास पे भी ध्यान देते हैं। अगर वैश्विक रूप से देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक गैंडे हैं, भारत में सर्वाधिक शेरों की आबादी है, भारत में सर्वाधिक बाघों की आबादी है, भारत में लगभग बहुत सारे विश्व वन्य जीव की प्रजातियां हैं, जिसमें पेड़ पौधों की अलग प्रजातियां हैं, जानवरों की अलग प्रजातियां हैं, और भारत लगातार इसमें बेहतर प्रयास कर रहा है। लेकिन इस प्रयास का जो इतिहास रहा है आजादी के बाद वो क्या है, कौन कौन से एक्ट पारित हुए, क्यों पारित किए गए, उसके प्रोविजंस क्या थे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास। पर्यावरण का सीधा और सरल अर्थ है कि प्रकृति का आवरण। कहा गया है कि परिता आवृत्य, प्राणी जगत को चारों ओर से ढकने वाला प्राकृतिक तत्व जिनका हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
जाने अनजाने उपभोग करते हैं तथा जिनसे हमारी भौतिक, आत्मिक और मानसिक चेतना प्रभावित एवं प्रभावित होती है, वही पर्यावरण है। दूसरा, वैदिक नॉलेज से देखें अगर, तो वेदों में इसके बारे में क्या कहा गया है? वेद कहते हैं यह पर्यावरण भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक 3 प्रकार का होता है। स्थलीय, जलीय, मृदा, खनिज आदि भौतिक, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव आदि जैविक एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सांस्कृतिक तत्वों की तरफ परस्पर क्रियाशीलता से समग्र पर्यावरण की रचना और परिवर्तनशीलता को निर्धारित करते हैं। प्रकृति के 5 महाभूत चित्ती यानी भूमि, पावक, गगन, समीरा भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये 5 महाभूत से बनी हुई शरीर अपने आप में जो भारत की संस्कृति है 5 महाभूत से शरीरों के निर्माण का, वो भी पर्यावरण के संरक्षण का परिचायक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओतप्रोत थी, जो वैदिक संस्कृति पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राय बनी रही। भारतीय मनुष्यों ने समूची प्रकृति ही क्या सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य को देवता मान लिया, उनको सूर्य देव भव कहकर पुकारा गया। भारतीय संस्कृति में जल को भी देवता माना गया, सरिताओं को जीवन दायिनी कहा गया, इसलिए प्राचीन संस्कृतियों और सरिताओं के किनारे उपजी और पनपी। भारतीय संस्कृति में केला, पीपल, तुलसी, बरगद, आम आदि पेड़ पौधों की पूजा की जाती रही है। मध्यकालीन एवं मुगकालीन भारत में भी पर्यावरण प्रेम बना रहा और अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक लाभ के कारण पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश काल में ही दिखने लगा। यानी हमारी पुरातन सभ्यता मध्यकालीन भारत तक बनी रही, लेकिन मध्यकालीन भारत से जैसे ही आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है, वो हमारी संस्कृति पे प्रहार करना शुरू करते हैं, हमारे आपसी लगाव पे प्रहार करना शुरू करते हैं, हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर पे प्रहार करना शुरू करते हैं। हमने नदियों को माँ कहा तो उन्होंने कहा नदियां तो सिर्फ पानी का भंडार है। हमने पेड़ पौधों को देवताओं की तरह पूजा तो उन्होंने कहा कि ईष्ट को पूजिए, एक को पूजिए, इसकी अवधारणा आई। और इसने कहीं ना कहीं हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों से, हमारी सांस्कृतिक विरासतों से हमें अलग किया। और यही कारण है कि आज हम पुनः संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, हम पुनः सांस्कृतिक विरासत पे नजर डाल रहे हैं और हम पुनः जागृत हो रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि भारत पुनर्जागरण की ओर पुनः है, सांस्कृतिक चेतना का विकास कर रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए देखते हैं पर्यावरणीय कानून और नियम क्या रहे हैं। भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया था, परंतु सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से नहीं जुड़ा था। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान करने की ओर खींचा। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 48A और 51A सब क्लॉज जी जोड़ा। अनुच्छेद 48A राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। वहीं अनुच्छेद 51A सब क्लॉज जी नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालुता बरतें। यानी भारत वो मात्र एक देश है जिसने न सिर्फ सांस्कृतिक चेतना में पर्यावरण की बात की है, सामाजिक चेतना में पर्यावरण की बात की है, आर्थिक चेतना में पर्यावरण की बात की है, बल्कि संवैधानिक प्रोविजन अलग से किया, एक अलग आयोग का निर्माण कर दिया जो 2010 में बन करके तैयार हुआ। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई और पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में
प्रभावी नियंत्रण और प्रदूषण के परिपेक्ष में सरकारों ने समय समय पर अनेक कानून और नियम बनाए, जिनमें जल निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन एक्ट, वन कंजर्वेशन एक्ट 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, बाघ अभयारण्य की स्थापना, हाथी अभयारण्य की स्थापना, ये भारतीय रूप से देखी जाती है। इंटरनेशनल एफर्ट्स के रूप में हम देखते हैं आपदा के लिए एक अलग आयोग का निर्माण, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सौर आयोग का निर्माण, ये भारत की ही विश्व को देन है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, इस अधिनियम ने एक संस्थागत संरचना की स्थापना की ताकि वह जल प्रदूषण को रोकने के उपाय करके स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। इस कानून ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, यानी केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो हुई है वो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अकॉर्डिंग की गई है। इस कानून के अनुसार कोई व्यक्ति जो जानबूझकर जहरीले अथवा प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को पानी में प्रवेश करने देता है जो कि निर्धारित मानकों की अवहेलना करते हैं, तब वह व्यक्ति अपराधी होगा और उसको सजा दी जाएगी इस कानून के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था है तथा इन जातियों के व्यापार की मनाही है, यानी इनका आयात निर्यात नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान देखते हैं। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों की सूची बनाना तथा उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना, संकटग्रस्त पौधों को संरक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय चिड़ियाघरों अभयारण्यों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखना और प्रबंधन व्यवस्था की बेहतर उत्कृष्ट मानक को तैयार करना, यानी चिड़ियाघरों का निर्माण हो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण हो या फिर टाइगर रिजर्व्स हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, अन्य अभयारण्य हो, इन सभी का डिक्लेरेशन जिस कानून के तहत होता है वो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसी एक्ट के तहत भारत ने घोषणा की कि अगर इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन करना है, पर्यावरण को पुनः से पुनर्जीवित करना है, तो हमें कम से कम कुल भौगोलिक सीमा का 33% वन तो बनाए रखना होगा। ये वैश्विक मानक भी तय किया गया था जिसके अनुरूप भारत ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रोविजन किया कि भारत 33% अपने भौगोलिक सीमा का वनों को बनाए रखेगा भारत से। और अभी हम जानते हैं कि लगभग 24.62%, लगभग इसी के आसपास भारत के भौगोलिक सीमा के प्रतिशत के रूप में भारत में वन उपस्थित हैं। वनों के विकास के लिए इस अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि या किसी भी अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972। इसी की वजह से क्या होता है, प्रत्येक 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 2023 में आइवरी कोस्ट होस्ट कर रही है इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को नीदरलैंड के साथ मिलकर के, और इसका थीम रखा गया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये 2023 की थीम है। ठीक है, इसके तहत जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं तथा 4 अध्यायों में इसे बांटा गया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। भारत विश्व में जैव विविधता के स्तर पर
लगभग 12वें स्थान पर आता है। अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधे, 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 7% वनस्पतियों और 6.5% जानवरों की प्रजातियों में से हैं। देख रहे हैं ये भारत की जैविक विविधता कितनी है। जैव विविधता संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने 2000 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन योजना शुरू की, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों तथा आम जनता को भी शामिल किया गया। इसी प्रक्रिया में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 पास किया, जिसके तहत जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई और जीव विज्ञान संसाधन ज्ञान के उपयोग का लाभ सभी में बराबर विभाजित करने की बात की गई। राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2006, ये भी काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था, जो वनों में रहने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 18 दिसंबर 2006 को पास हुआ संसद से। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया हुआ था। इसका उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है, तो वहीं दूसरी ओर यह जंगलों में रहने वाले लोगों को उनके साथ सदियों तक हुए अन्याय की भरपाई का भी प्रयास करता है। यानी भारत न सिर्फ वन का संरक्षण करता है, भारत वनों के संरक्षण करने वालों का भी संरक्षण करता है। भारत न सिर्फ नदियों का संरक्षण करता है, बल्कि नदियों से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों का भी संरक्षण पे ध्यान देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण 2010 में प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे थे उनको हल करने के लिए, उस केसेस को देखने के लिए इस आयोग का गठन 2010 में किया गया था। 6 महीने के अंदर इसको कहा गया था कि ये जो है फैसला देगी और अनुच्छेद 21 के ही प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया गया था। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। विश्व पर्यावरण की वापस से आपको शुभकामनाएं। लेकिन एक पेड़ तो लगाइए, लेकिन उसके संरक्षण की भी बात रखिए, क्योंकि सिर्फ वृक्ष लगा देना, सिर्फ पौधे लगा देने से रिस्टोरेशन नहीं होगा, पौधे के संरक्षण और पालन पोषण से रिस्टोरेशन होगा। धन्यवाद। जय हिंद।